क्या संकेत दे रहे हैं सर शांता कुमार जी? मतलब सीधे सीधे एक तरीके से क्या इसको एक तरीके की धमकी माना जाए, क्या क्या माना जाए इसको? वो कह रहे हैं कि एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है कांगड़ा से और सरकार उसी की बनती है जो जो जिसको कांगड़ा में बहुमत मिलता है। भाजपा की आंतरिक प्रणाली में हमेशा प्रतिभा से नेतृत्व का चयन होता है और भविष्य में भी लोकतांत्रिक रूप से ही हम आगे बढ़ेंगे। सर कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जगत प्रकाश नड्डा जी वो मंडी में थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये मत सोचो कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं, ये सोचो कि कमल जिसको मिलेगा, मतलब कि टिकट जिसको मिलेगा, उनका अर्थ ये था आपने उनके साथ उनका सपोर्ट करना है, साथ देना है। ये मैसेज क्यों देना पड़ गया नड्डा जी को? क्या भीतरघात का खतरा बीजेपी को सताने लगा है? ऐसा हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके टिकट कटने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास पार्टी है, तो आकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब एक बार टिकट अलॉट हो जाता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। यही पार्टी का अनुशासन है और चलना भी चाहिए। प्रतिभा सिंह का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि जो हमने जो कार्यक्रम शुरू किए, एम्स जो था वो वीरभद्र सिंह का ख्वाब था, उनका सपना था, तो बीजेपी उसी को कर रही है। अटल टनल की भी वो लोग ऐसी बात करते कि वो तो हमने हमारे टाइम में शिलान्यास हुआ था उस चीज़ का, वो तो उद्घाटन ही कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी वाले। तो यही कहते रहेंगे कि सपना उनका था, ये देखते रहे, लेकिन यहाँ हकीकत में ग्राउंड में उसको उतारा है। ये मोदी जी की हिमाचल के लिए देन है। तो दोनों साहब का क्या है, कितना प्रभाव है अभी भी, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। आपको क्या लगता है उनको अगर मिले तो सीट निकाल सकते हैं? देखिए, धूमल जी लीडर तो रहे हैं, ये ठीक है कि हमीरपुर वालों ने पिछली बार गलती की है और उनके लिए बहुत सी रियायतें दी भी हैं और आने वाले समय में और भी रियायतें देंगे। हमारे लिए हर व्यक्ति, हर वोटर महत्वपूर्ण है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप ओपीएस मांग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, और वो तो दे नहीं रही गवर्नमेंट, तो कौन सी रियायतें आप दे रहे हैं? ये जो कांग्रेसी हैं जो आज कह रहे हैं कि हम उनको दे देंगे, ये भेड़ियों के खाल में गिद्दड़ हैं और बेसिकली और कुछ कर्मचारी इनके बहकावे में बरगलाने में आ गए हैं कि इनकी जो जायज़ मांगें थी वो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने समय समय पर उनको सुना है, उनको एड्रेस किया है और कंसर्न विभागों को इसके आदेश दिए हैं तुरंत इसको ठीक किया जाए। और इनको ये जो जैसे ये कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, लागू करने की बात इन्होंने कही, कांग्रेस ने कहा है हाँ कि हम लागू करेंगे। आज तक कहाँ सोए थे? जहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, अभी तक कर्मचारी चीख रहे हैं। और मंडी का बता दीजिए आप, ऐसे थोड़ा बहुत 2 के कट रहे हैं, 3 के कट रहे हैं। देखिए, ये आज कोई भी नहीं बताएगा, ना पार्टी में कोई बता सकता है। ये जब फाइनल लिस्ट होगी उसी वक्त बाहर आएगी। रिफ्रेश मैट्रेस, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस स्पेशल इंटरव्यू में। और आज बहुत ही ज़्यादा हॉट क्वेश्चन होने वाले, जैसे कि हमारे हर इंटरव्यू में आपने देखा ही होगा। अजय राणा जी मेरे साथ में, आप देख सकते हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन समिति जो है उसके मेंबर हैं अभी, और प्रभारी भी हैं ये हमीरपुर के। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज सर पहला मैं आऊँगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शांता जी ने एक एक बयान दिया है आज, उस पर आऊँगा मैं थोड़ी देर बाद। दर्शकों, बयान ये है कि ब्राह्मण कार्ड क्या बीजेपी खेलने वाली है फिर से, या मतलब ब्राह्मण कार्ड को न्यूज़ में लाने का प्रयास किया जा रहा है कांगड़ा से? ये हमारा सवाल रहेगा इनसे, थोड़ी देर बाद हम पूछेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगा सीधा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रैली हुई थी यहाँ पे, हालांकि उसमें पहुँच नहीं पाए थे, बारिश हो गई थी, उसे कांग्रेस ने कहा कि पूरी की पूरी रैली जो है फ्लॉप होगी। उन्होंने काफ़ी सारे मीम्स बनवाए, अपने पेजेस पे वायरल किए। उस पर कहते हैं सर, क्या लगता है ये मंडी वाली रैली क्या फ्लॉप थी प्रधानमंत्री साहब की? मंडी में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो रैली हुई है, भले ही मौसम का मुकाबला हमारी चुनावी मेहनत से हुआ है, मंडी के पड्डल में मौसम ने खलल डाला है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने अच्छे तरीके से रैली को किया है और उनकी भारतीय जनता युवा मोर्चा की विशालता, उसकी भव्यता और प्रधानमंत्री के परिचय का जिक्र यहाँ हुआ है। और प्रधानमंत्री जो दिल्ली से बोल रहे थे, अब हमारे चुनाव की अनुगूंज, जो रिवाज हमारा बढ़ेगा, उसकी अनुगूंज में
भारतीय जनता पार्टी दोबारा रिपीट करे। उन्होंने वास्तविक रूप से यहाँ के यथार्थ जो मुद्दे थे उनको छुआ है, और वही मुद्दे यहाँ हिमाचल में इंटरनेट सुना रहा था। सुनने का मुकाबला देखने से था और करने का मुकाबला हकीकत से था। उन्होंने, चाहे हम बल्क पार्क की बात करें, वाइब्रेंट जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं उनकी बात करें, पर्वतमालाओं की बात करें, चाहे हमारे नेशनल हाईवे की जो परियोजना है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की उंगली पकड़ने की कितनी आवश्यकता है, कितनी ज़रूरत है। हम आईआईटी की बात करें, आईआईएम की बात करें, उन्होंने एम्स की बात की, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चमत्कार हुआ है। मोदी जी ने हिमाचल को ये सारी चीज़ें दी हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गर्व का विषय है। और रही बात कांग्रेस की, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वो रैली फ्लॉप रही है, उन्हें मालूम नहीं होगा। उनका कांग्रेस का मल्टी ऑर्गन फेलुअर है और वो कह रहे हैं कि मरीज अच्छा है, जैसे कई बार डॉक्टर बोलते हैं दिलासा देने के लिए। उनका मल्टी ऑर्गन फेलुअर हुआ है और उनको चुनाव के समय में मोदी जी का जो रैली का असर है वो देखने में मिलेगा। आपने बीच में जिक्र किया एम्स का, आईआईटी का, इस सब का। प्रतिभा सिंह का एक बयान आया था, वो कह रहे थे कि जो हमने जो कार्यक्रम शुरू किए, एम्स जो था वो वीरभद्र सिंह का ख्वाब था, उनका सपना था। तो बीजेपी उसी को कर रही है। अटल टनल की भी वो लोग ऐसी बात करते कि वो तो हमने हमारे टाइम में शिलान्यास हुआ था उस चीज़ का, वो तो उद्घाटन ही कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी वाले। देखिए मुकेश जी, मैंने कहा कि सुनने का मुकाबला देखने से और देखने का मुकाबला हकीकत से। उन्होंने सपने देखे हैं, लेकिन मोदी जी ने अटल टनल को, आज जितने भी टूरिस्ट आए, गुजरात से आता है, बंगाल से आता है, इवन हिमाचल का, हमारे घर में, मैं अभी तक घर वालों को अटल टनल नहीं दिखाया, लेकिन घर में जरूर कहते हैं कि हमने अच्छा अटल टनल नहीं देखी अभी तक का। ये अगर हकीकत में लाया है तो मोदी जी ने इसको लाया है। रही एम्स की बात, एम्स को भी हकीकत में, ये तो यही कहते रहेंगे कि सपना उनका था, ये देखते रहे, लेकिन यहाँ हकीकत में ग्राउंड में उसको उतारा है। ये मोदी जी की हिमाचल के लिए देन है, इसको देखने की जरूरत है। चलिए, लोकतंत्र भी दर्शकों यही होता है, सरकारें अगर मिलके ही काम करती हैं, एक सरकार ने वो कार्य शुरू किया और अच्छा कार्य है तो अगली सरकार का भी फर्ज बनता है कि उसे आगे लेके जाए। अटल टनल की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस भले ही कहती है कि उनके समय में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन उससे भी पहले ऐसा बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका सपना देखा था। और ये बात भी मीडिया में है कि उन्होंने कहा था कि हाँ, यहाँ से एक ऐसी टनल होनी चाहिए। उसके बाद कांग्रेस की जब सरकार आई थी मनमोहन सिंह की, तो उस वक्त इसका पूरा डीपीआर तैयार हुई थी, इसका शिलान्यास किया गया था, नो डाउट, सही बात है। और उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट जो मोदी जी की आई, उसमें इसका उद्घाटन हुआ। तो उसी तरीके से मिलजुल के लोकतंत्र आगे बढ़ता है। चलिए सर, अब आते हैं शांता कुमार वाले सवाल पे, जो मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था। उसका बड़ा मतलब हॉट टॉपिक है वो। आपको बता दूं दर्शकों, 1952 में इलेक्शन हुए हैं, पहले इलेक्शन हुए हैं हिमाचल में। उसके बाद से आज दिन तक 6 मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 CMs, और 6 में से 5 मुख्यमंत्री जो हैं वो अपर राजपूत कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि YS परमार हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद ठाकुर रामलाल, वीरभद्र सिंह कई बार रहे हैं, प्रेम कुमार धूमल जी, उसके बाद जयराम ठाकुर जी। तो ये सब राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, अपर राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। और सिर्फ एक मुख्यमंत्री शांता कुमार जी, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो अगर हम डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो अपर राजपूत कास्ट का जो पॉपुलेशन वाइज है, परसेंटेज वाइज है, वो काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए की जो राजनीतिक पोजीशन है उसमें इनका होल्ड हमेशा से राजपूतों का रहा है। तो शांता जी ने देखिए बयान दिया है, आज का ही बयान है इनका, कि मैं जाति की राजनीति में यकीन नहीं रखता, लेकिन मुझे बार बार फ़ोन आ रहे हैं ब्राह्मण सभा आदि के, प्रतिनिधित्व तो सभी को चाहिए। मुझसे पूछा जा रहा है कि कांगड़ा लोकसभा के तहत आने वाले 17 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के पास एक भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन बात ये है कि कांगड़ा ज़िले में जो पार्टी बनती है, शिमला में उसी की सरकार बनती है। ये क्या संकेत दे रहे हैं सर शांता कुमार जी? मतलब सीधे सीधे एक तरीके से क्या इसको एक तरीके की धमकी माना जाए, क्या माना जाए इसको? वो कह रहे हैं कि एक भी ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं है कांगड़ा से और सरकार उसी की बनती है जो जिसको कांगड़ा में बहुमत मिलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति और वर्ग विशेष की राजनीति में विश्वास नहीं करती, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंदु गोस्वामी ब्राह्मण जाति से हैं, और पिछली बार शांता जी के जहाँ इनका गृह क्षेत्र है पालमपुर, वहीं से उनको उम्मीदवार दिया था, लेकिन
कम वोटों से वो चुनाव हार गई थी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखें, जगत प्रकाश नड्डा जी को, या अनुराग ठाकुर जी को देखें, या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी देखें, और इंदु गोस्वामी जो आज राज्यसभा की मेंबर हैं उनको देखें, या डॉक्टर सिकंदर कुमार, ये अनुसूचित जाति उससे हमारे एससी उससे मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उससे आते हैं और वीसी रहे हैं, कैपेबल रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ये जाति के कारण यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और वर्ग का भी इसमें संतुलन जिस तरीके से है, इसमें पूरा संतुलन है। अगर उसी हिसाब से भी देखेंगे तो 2 ब्राह्मण इसमें है, राजपूत इसमें है, और अनुसूचित जाति से इसमें है। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे एमपी हैं सुरेश कश्यप, वो एससी उससे हैं और एमपी भी हैं। तो इसलिए पूरा बैलेंस भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसलिए ऐसी कोई भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। मतलब आपका कहना है कि बैलेंस पूरा बना के रखा है, कोई एक स्पेसिफिक कास्ट को आगे लेके नहीं चलती है बीजेपी जी। वैसे आपको क्या लगता है, कोई और ब्राह्मण चेहरा शांता जी के बाद कोई हो सकता था या अभी है कोई? देखिए, जहाँ तक शांता जी के नेतृत्व की बात है, उनका नेतृत्व उनकी प्रतिभा से ही प्रखर हुआ था। उनकी जो प्रतिभा थी उसके कारण ही उनका नेतृत्व था। और वो अपने युग के संचालक भी थे और परमार्थिक परशुराम थे। उनके समय में उन्होंने अच्छे से सरकारें 2 बार चलाई हैं, लेकिन भाजपा की आंतरिक प्रणाली में हमेशा प्रतिभा से नेतृत्व का चयन होता है। और भविष्य में भी लोकतांत्रिक रूप से ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी मतलब वो जो मेरा सवाल था कि कोई लगता है आपको कि कोई ब्राह्मण चेहरा है बड़ा जो बन सकता है? इसमें प्रतिभा से, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में चयन प्रतिभा से होता है और लोकतांत्रिक पद्धति से ही पार्टी आगे बढ़ती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो तय करता है। उसी के कारण आगे जिसका भी जो भी इसमें पैरामीटर्स में ठीक उतरेगा वो मुख्यमंत्री हो सकता है, वो किसी भी जाति से हो। तो धूमल साहब का क्या है, कितना प्रभाव है अभी भी, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कनिष्ठ और वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के अनुरूप व्यक्तिवाद हमारी पार्टी में नहीं है। धूमल जी हमारे सम्माननीय अग्रज हैं, उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी के पथ में रोशनी हुई है। और वैसे भी अपने बुजुर्गों से उनका सम्मान लेना और आशीर्वाद लेना ये हमारी परंपरा रही है। और वो हमारे सम्माननीय पथ प्रदर्शक हैं और वो एक एग्जाम्पल हैं कार्यकर्ताओं के लिए। वो जो भी हाईकमान निर्णय लेगी वो धूमल जी एक कार्यकर्ता के नाते उसको स्वीकार। आपको क्या लगता है, उनको अगर मिले तो सीट निकाल सकते हैं? देखिए, धूमल जी लीडर तो रहे हैं। ये ठीक है कि हमीरपुर वालों ने पिछली बार गलती की है, वो अलग बात है। लेकिन धूमल जी का एज ए कार्यकर्ता, एज ए लीडर, उनका मैंने कहा है कि उनके कारण, उनके अनुभवों से बीजेपी को रोशनी मिलती रही है। परिवारवाद को किस प्रकार से देखते हैं? कांग्रेस आरोप लगाते हैं कि भाजपा वाले कांग्रेस को कहते हैं कि आपके पार्टी में ज़्यादा परिवारवाद है, बहुत हर स्टेट में आपके परिवारवाद दिखता है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी भी पीछे नहीं है। वो तो इसको कैसे देखते हैं, परिवारवाद के मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, परिवारवाद जनतंत्र के लिए एक घात है और इस मामले में नरेंद्र मोदी जी के साथ भारतवर्ष का पूरा कार्यकर्ता जागरूक है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ है। चलिए अब आते हैं वापस एक अगले सवाल पे। अब कर्मचारियों का मुद्दा सर, सरकारी कर्मचारियों की राजनीति जो है कि क्या लगता है आपको, कितना इंपॉर्टेंस रखती है हमारे हिमाचल की राजनीति में? देखिए, हिमाचल सरकार बनाने के लिए हर वोटर महत्वपूर्ण है। कर्मचारी अपना काम करते हैं और हिमाचल को आगे बढ़ाने में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वो अपना काम करते हैं। और उनके लिए बहुत सी रियायतें दी भी हैं और आने वाले समय में और भी रियायतें देंगे। हमारे लिए हर व्यक्ति, हर वोटर महत्वपूर्ण है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप ओपीएस मांग रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, पर वो तो दे नहीं रही गवर्नमेंट। तो कौन सी रियायतें आप दे रहे हैं उनको? देखिए, कौन मुख्यमंत्री था जिस वक्त ये लागू हुआ था? ये किसकी सरकार थी जिस वक्त ओपीएस को लागू किया गया था? ये समझने की ज़रूरत है। और बहुत से ये जो कांग्रेसी हैं जो आज कह रहे हैं कि हम उनको दे देंगे, ये भेड़ियों के खाल में गिद्दड़ हैं। और बेसिकली
और कुछ कर्मचारी इनके बहकावे में बरगलाने में आ गए हैं, और जो ठीक नहीं है। और ये वोट लेने के बाद जैसे दूध से मक्खी निकाली जाती है उसी प्रकार बाहर करेंगे। 2004 से लेके 2014 तक ये कहाँ थे? MOU किसने साइन किया? तब क्यों इनको याद नहीं आई? देखिए, इनकी जो जायज़ मांगें थी वो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने समय समय पर उनको सुना है, उनको एड्रेस किया है और कंसर्न विभागों को इसके आदेश दिए हैं तुरंत इसको ठीक किया जाए। और इनको ये जो जैसे ये कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, लागू करने की बात इन्होंने कही है, कांग्रेस ने कहा है हाँ कि हम लागू करेंगे। आज तक कहाँ सोए थे? जहाँ छत्तीसगढ़ की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, अभी तक कर्मचारी चीख रहे हैं वहाँ। उनको वहाँ क्यों नहीं लागू की? यहाँ हम कर्मचारियों के साथ, ये कर्मचारियों की दोस्ताना सरकार रही है, इनके लिए कमेटी बनी है, इनकी मांगे मानी गई हैं, और भविष्य में जब भी लगेगा तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ही इनका भला करेंगे, ये बहकावों में ना आए। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने एक जिसे कहते हैं जुमला जो होता है चुनावों में, वैसा है उनके लिए? बिल्कुल। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप एम्प्लॉय स्ट्राइक पे फिर जाने वाले हैं। वहाँ की हालत देखिए ना, एक वहाँ कहीं भी लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में जब भी होगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब भी कर्मचारियों का भला होगा तो भारतीय जनता पार्टी डेफिनेट करेगी। और हमें भी लगता है, हमारे भी परिवार से, हमारे भी गांव से बहुत से NPS में हमारे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के, उनको मिलना चाहिए। लेकिन जब उपयुक्त माहौल होगा, इकोनॉमी जब ठीक होगी तो इनको मिल जाएगा। लेकिन वोटर के नाते इनको बरगलाना ये गलत है। सर कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, वो मंडी में थे। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये मत सोचो कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं, ये सोचो कि कमल जिसको मिलेगा, मतलब कि टिकट जिसको मिलेगा, उनका अर्थ ये था आपने उनके साथ उनका सपोर्ट करना है, साथ देना है। ये मैसेज क्यों देना पड़ गया नड्डा जी को? क्या भीतरघात का खतरा बीजेपी को सताने लगा है? ऐसा हम कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सिटिंग MLAs हैं उनके टिकट कटने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो रिवाज बदलने के बीच में सबसे बड़ी बाधा है वो खुद भाजपा का भीतरघात हो सकता है, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बयान देना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास पार्टी है। महत्वाकांक्षा राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, काम करते करते हो सकती है। महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब एक बार टिकट अलॉट हो जाता है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पड़ेगा। यही पार्टी का अनुशासन है और चलना भी चाहिए। अच्छा कार्यकर्ता जिसका प्रशिक्षित है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग में जो गया है, जो पदाधिकारी है, उसको लगातार इन चीज़ों की ट्रेनिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इसकी ट्रेनिंग दी है और उन्होंने बिल्कुल जायज़ कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है संगठन जो तय करेगा उसी को टिकट मिलेगा। सर जाते जाते लास्ट सवाल, क्या लग रहा है कितनों के टिकट कट रहे हैं? ऐसे मोटा मोटा आपको कुछ आइडिया हो तो? अभी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कोर कमेटी, उसके बाद टिकट कमेटी, उसके बाद पार्लियामेंट्री वोट से डिसीजन होता है। जिसको टिकट मिलेगा, कमल का फूल मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता उसी के साथ चलेगा। और मंडी का बता दीजिए आप, ऐसे थोड़ा बहुत 2 के कट रहे हैं, 3 के कट रहे हैं। देखिए, ये आज कोई भी नहीं बताएगा, ना पार्टी में कोई बता सकता है। ये जब फाइनल लिस्ट होगी उसी वक्त बाहर आएगी। और जिसके पास कमल होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता पुनः रिपीट करके रिवाज बदलेगी और सरकार बनाएगी। ये थे अजय राणा जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, और जो इलेक्शन की अभी समिति बनी है, कमेटी बनी है, उसके मेंबर भी हैं और प्रभारी भी हैं। हमीरपुर के बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बड़ा अच्छा रहता है इनके साथ कन्वर्सेशन करना, सीनियर लीडर्स के साथ जिनको बड़ा एक्सपीरियंस है राजनीति का, उनके साथ। जैसे कि पिछले कौल सिंह ठाकुर जी के इंटरव्यू में भी ये बात कह रहा था कि सीनियर लीडर्स के साथ इंटरव्यू का फ़ायदा होता है कि आपका जीके भी बढ़ता रहता है और काफ़ी सारी आइडियोलॉजिकल चीज़ें जो हैं वो बातचीत के जरिए बाहर निकलती हैं और आप दर्शकों को भी बड़ा मज़ा आता है ये सब देखने में। तो अगर आपको मज़ा आया हो इस इंटरव्यू को देखने में भी तो शेयर ज़रूर कर दीजिए इसे। अगर आप हमारा चैनल, हमारी ये वीडियो, ये इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो उसे लाइक या फॉलो करना ना भूलें। तो बहुत ही कम समय रह गया है अब आचार संहिता लगने के लिए। इस प्रकार के कार्यक्रम और भी रिपोर्ट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों को भी बताइए भैया इस पेज को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मैं बता दूं, सर को जो है इनको थोड़ा सा बैक की प्रॉब्लम भी है, तो इसीलिए इतना ये ट्रैवल नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए आए, इन्होंने इतना समय दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।